शुरू करते हैं बजट पर। सबसे पहले बजट से थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, इससे संबंधित फिर बजट को समझने के लिए मैंने क्वेश्चनों का सहारा लिया, तो फिर क्वेश्चनों में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बजट क्या है? बजट कुछ भी नहीं है, बस सरकार की एक साल की इनकम कितना है और उनका खर्चा कितने होने वाला है, ये लेखा जोखाई क्या है, बजट है। सिंपल सी बात है बजट। एक चीज और, भारत के संविधान में बजट जैसी कोई भी शब्द लिखा नहीं है। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 112 है, भारत का जो आर्टिकल 112 है, वो सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। याद रखना है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, बजट की बात नहीं करता है। अगला, बजट में दो चीजों की बात की जाती है। बजट में दो चीजों की, एक तो की जाती है राजस्व बजट की बात, एक की जाती है पूंजी बजट की बात। तो सबसे पहले जो राजस्व बजट है, राजस्व बजट भी दो प्रकार के होते हैं, याद रखना है। राजस्व बजट भी दो प्रकार के होते हैं और पूंजी बजट भी दो प्रकार के होते हैं। बस इनमें जो पैसे का खर्च है और पैसे आने की जो अलग अलग स्थितियां हैं, उनके आधारों पर राजस्व और कैपिटल बजट में बांटा गया है। तो जो सबसे पहले राजस्व बजट, राजस्व जो बजट है वो दो प्रकार के, एक राजस्व की प्राप्तियां, एक राजस्व की एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा। तो सबसे पहला है कि जो राजस्व बजट है या राजस्व बजट है, इस पे भारत सरकार को कहां कहां से पैसा मिलता है। याद रखना है, राजस्व बजट दो प्रकार की, एक राजस्व को प्राप्त कहां से होगा, एक राजस्व से खर्चा कहां पे होगा। तो सबसे पहले राजस्व में प्राप्तियां कहां से होंगी? जितने भी टैक्स हैं भारत के, याद रखना, चाहे प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, जितने भी टैक्स हैं भारत को जो प्राप्त होती हैं, वो कहाँ प्राप्त होती हैं? राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं, या राजस्व जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं यहाँ प्राप्त होती है। तो जितने भी डायरेक्ट कर हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, आयकर या निगम कर, ये दोनों के दोनों कहाँ प्राप्त होते हैं? राजस्व प्राप्तियां में। अगला है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वस्तु विनिमय, वस्तु और सेवा कर, तुम्हें जीएसटी बताया, सीमा शुल्क, ये प्रकार के कल अप्रत्यक्ष कर हैं। और इनसे प्राप्त रुपये भी कहाँ प्राप्त होंगे? राजस्व प्राप्ति में ही प्राप्त होंगे। अगला है इसका जो इससे प्राप्त नॉन टैक्स कर। राजस्व प्राप्तियों में एक तो टैक्स से संबंधित जितने भी रुपए प्राप्त होंगे वो राजस्व प्राप्ति में आ जाएंगे। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, गैर कर राजस्व भी किसके अंदर आते हैं? राजस्व प्राप्ति अंतर। ये जो गैर कर राजस्व प्राप्तियां हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे फीस, फाइन, शुल्क और जुर्माना, ये इस प्रकार के रुपये भी राजस्व प्राप्ति में आ जाएंगे। जो इंटरेस्ट रेसिप्ट है, ब्याज प्राप्तियां हैं, ब्याज प्राप्तियों का मतलब हो गया कि यार मान लिया जाए भारत सरकार ने किसी देश को पैसा दिया था उधार में, तो उसका जो इंटरेस्ट है, वो भी किस में आएंगे? वो भी राजस्व बजट में आएंगे, याद रखना। और डिविडेंड और प्रॉफिट, लाभांश, कहने का मतलब हो गया कि भारत सरकार की जो बड़े बड़े कंपनियां हो गई, जैसे ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी ने मान लिया जाए एक साल में कुछ रुपये का लाभ कमाया, प्रॉफिट हुआ, तो उस जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट भी कहाँ आ जाएगा? राजस्व प्राप्तियों में आ जाएगा। ठीक, अब है दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि यार इस खाते के रुपयों का प्राप्ति तो कहाँ कहाँ से हो गया, ये पता है, टैक्सों से प्राप्ति। टैक्स में दोनों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जितने भी रुपये प्राप्त होंगे राजस्व प्राप्ति में आ जाएंगे। गैर कर राजस्व की जितनी भी प्राप्तियां होंगे, जैसे फीस, फाइन, शुल्क से जो रुपये प्राप्त होंगे। इंटरेस्ट रिसिप्ट मतलब हो गया कि यार किसी देश को पैसा दिया था, उन्होंने लोन चुकाया, तो वो भी इसमें लोन नहीं, उनसे प्राप्त जो इंटरेस्ट आता है वो भी कहाँ होगा? राजस्व प्राप्ति में। और भारत सरकार के जो बड़े बड़े उपक्रम है, उनसे प्राप्त जो लाभ है वो भी कहाँ प्राप्त होता है? राजस्व प्राप्ति में। इसका खर्चा कहाँ होगा भाई? रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, राजस्व जो खर्चा है वो कहाँ होगा? सैलरी में, पेंशन में, वेतन, पेंशन और सब्सिडी जो दिया जाता है, जैसे बहुत से चीजों में सब्सिडी दिया जाता है, उन सब्सिडी में भी पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आता है। वेतन और पेंशन, जो राज्य ये सरकार की जो कर्मचारियां होते हैं उनको पेंशन हो गया, ये भी कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज भुगतान होता है, याद रखना, ब्याज भुगतान होता है, वो भी दिया जाता है यहाँ का। मान लिया जाए भारत सरकार ने
किसी से रुपए उधार लिया है, चाहे मार्केट से लिया हो, किसी देश से लिया हो, तो उसका जो ब्याज भुगतान होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है भारत सरकार वो करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। जबकि भारत सरकार को जो दूसरे देशों को या दूसरे किसी को जैसे पैसे दिए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो प्राप्तियां होती हैं कहाँ? नॉन टैक्स रेवेन्यू में, मतलब गैर कर राजस्व में, वो भी राजस्व प्राप्ति में। ये हो गया रेवेन्यू बजट के बारे में। अब है कैपिटल बजट या पूंजी बजट। पूंजी बजट भी दो प्रकार का, एक है कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी प्राप्तियां। ये पूंजी प्राप्ति में लोन, बोरोइंग, ऋण लेना, किसी से उधारी लेना, जितना भी ऋण लेंगे किसी देश से या किसी संस्था से या उधार लेंगे वो पैसा प्राप्त होगा राजस्व प्राप्तियों में। अगला डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। ध्यान रखना इस शब्द को, डिसइन्वेस्टमेंट। मान लिया जाए भारत सरकार की कोई कंपनी है जो पहले भारत सरकार ने पूरी की तरह ऑन करता था, मान लिया जाए उसके कुछ शेयरों को भारत सरकार ने बेच दिया, तो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इससे जो भी पैसा आएगा वो राजस्व प्राप्ति में रखा जाएगा। याद रख रहे हैं, राजस्व प्राप्ति में। जैसे कि एयर इंडिया को बेचा था, एयर इंडिया तो पूरी तरह से बेच दिया था, तो उसका जो पैसा प्राप्त हुआ होगा वो पूंजी प्राप्ति में रखा गया होगा। मान लिया जाए कल के दिन रेलवे के शेयरों को भारत सरकार बेच देती है, तो उससे प्राप्त भी पैसे कहाँ आएंगे? पूंजी प्राप्ति में। और इसी को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार की ओनरशिप वाली कंपनियों को सरकार कुछ शेयरों को बेच देता है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और जो रिकवरी ऑफ लोन है, भारत सरकार ने किसी को लोन दिया था और उनकी जो प्राप्ति होगी, लोन की जो प्राप्ति होती है वो भी पूंजी बजट में शामिल किया जाता है, पूंजी प्राप्तियों में। तो कैपिटल रिसिप्ट में, पूंजी प्राप्तियों में कौन कौन? लोन, बोरोइंग, उधार लेना और ऋण लेना, ये सब इसमें आएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट से या विनिवेश से जो भी पैसा प्राप्त होगा वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। और किसी देश से लोन की प्राप्ति भी, किसी देश से ऋण की प्राप्ति, पहले भारत सरकार ने किसी को ऋण दिया था, अब उसको प्राप्त हो गया है, तो वो भी कहाँ? पूंजी बजट में, पूंजी बजट के पूंजी प्राप्ति में शामिल होगा। अब जो पूंजी व्यय का है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजी व्यय दो प्रकार के थे ना, कैपिटल बजट भी दो प्रकार की, एक कैपिटल रिसिप्ट, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस पे जो खर्चा होगा वो कौन सा होगा? आधारभूत संरचना परियोजना। भारत सरकार जब रेलवे, बड़े बड़े जो एसेट तैयार करती है, पूंजी व्यय में जो एसेट तैयार करती है ना, जैसे रेलवे ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना, ये सारा का सारा खर्चा जहां है, भारत सरकार जब किसी चीज का निर्माण करेगी तो वो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर से। कहां से? कैपिटल एक्सपेंडिचर से, पूंजी व्यय से। कोई भी। अगला लोन, लोन टू स्टेट। यदि भारत सरकार किसी राज्य को रुपए उधार में देती है, यदि भारत सरकार किसी राज्य को रुपए में उधार में देती है तो इसका खर्चा भी कहां से होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर से, पूंजी व्यय से। याद रखना है, जब भारत सरकार को किसी देश को या किसी राज्य को दिया हुआ रुपया प्राप्त होगा तो वो होता है गैर कर राजस्व से, कर राजस्व में प्राप्ति होती है। और जब भारत सरकार किसी के रुपए, जैसे किसी से उधार लेती है, उसका इंटरेस्ट भुगतान करती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होती है। याद रखना, राजस्व खर्चे से होती है। यदि भारत सरकार किसी देश को या किसी राज्य को ऋण देती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। वो तीन ही चीजों को अलग अलग याद रखना है। और कभी भी एसेट, परिसंपत्ति निर्माण करना, वो भी खर्चा किसमें आता है? भारत के आधारभूत, इसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही खर्चा आता है।